पर आने से पहले अपने सिर पर बंधी बैंडेजेस को भी हटा दिया था। वो बातों को घुमा फिरा कर ये बताना चाहता था कि वो इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता, इसलिए उसने ऐसा कहा था। शिवन्या भी उसके कहने का मतलब समझ गई थी, इसलिए उसने भी इस बारे में ज्यादा बात नहीं की। पर उसने अर्जुन को ये जरूर बताया कि उसके दादाजी अर्जुन से मिलना चाहते हैं और वो उसका हालचाल भी पूछ रहे थे। अर्जुन बोला, वहां से आने के बाद मैं दादाजी से मिल लूंगा। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद युक्ति बोली, मैडम, सर ने क्या कहा, वो कहाँ जा रहे हैं? शिवन्या थोड़ा सोचते हुए बोली, मुझे भी इस बारे में नहीं पता, लेकिन वो जल्दी ही आ जाएंगे और उसने कहा है कि वो आने के बाद दादाजी से मिलेगा। अब युक्ति ने भी थोड़ा सोचते हुए पूछा, मैडम, सर कहाँ जा सकते हैं? दरअसल एक सर्वेंट विला में काम करने के लिए आया था, लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं मिला और डोर भी लॉक था। तो उसने फोन करके युक्ति को बताया कि विला में कोई भी नहीं है, इसलिए शिवन्या ने अर्जुन को फोन किया। शिवन्या के दिमाग में भी तरह तरह के ख्याल चल रहे थे। वो सोच रही थी कि अर्जुन डर की वजह से तो यहाँ से नहीं चला गया, लेकिन उसने ये बात युक्ति को भी महसूस नहीं होने दी। अब वो अर्जुन को लेकर थोड़ी सीरियस हो गई थी। राजवीर जयदेव खुराना के सामने खड़ा था। वो बोला, पापा, ये रविंद्र ने ठीक नहीं किया। उसने इस बारे में पूछना तक जरूरी नहीं समझा। तभी रविंद्र भी वहां पर आते हुए बोला, भैया, ये बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। शिवन्या ने तो शादी तक कर ली थी, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, और अब आप इतनी सी बात को लेकर पापा के कान भर रहे हैं। ये बात सुनकर जयदेव गुस्सा हो गए। वो रविंद्र पर चिल्लाए, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर ये कदम सोनाली उठाती तो मैं समझ सकता था कि वो बच्ची है, लेकिन तुमने तो मुझसे इस बारे में एक बार भी पूछना तक ठीक नहीं समझा। और तुम जानते हो ना कि क्या हुआ था, फिर भी तुमने ऐसा किया। ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। रविंद्र बोला, पापा जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और जो डिसीजन मैंने लिया है वो बिल्कुल ठीक है। अभी उसने इतना ही बोला था कि जयदेव ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, अगर तेरा फैसला यही है तो मेरी नजरों से दूर हो जा। गुस्से की वजह से जयदेव का बीपी बढ़ गया था और उनकी आंखें लाल थीं। जयदेव की सांस भी थोड़ी तेज चलने लगी थी, इसलिए राजवीर उन्हें संभालने लगा। रविंद्र गुस्से में वहां से चला गया। उसे जाते देख जयदेव को बहुत दुख हुआ। वो अपने आप से ही बोले, मेरा बेटा इतना समझदार है और एक ये नालायक जो मेरी कोई भी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ परमवीर साहनी गुस्से में फोन पर किसी पर चिल्ला रहा था, अगर वो लड़का इतना गरीब है तो फिर वो कैसे इतने बड़े लोगों को जानता है? उस 2 कौड़ी के लड़के और वीरेंद्र शेखावत का क्या रिलेशन है? तुम कह रहे हो कि वो पिछले 6 सालों से कोमा में था, फिर उसमें इतनी जान कहां से आई? तुमने देखा था ना कैसे उसने मेरे पोते को हवा में उठा दिया था। उसे देखकर लगता है कि वो पिछले 6 सालों से कोमा में था। दूसरी तरफ से उसका आदमी बोला, मिस्टर सहानी, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने उसके पड़ोस में सभी लोगों से पूछा है, उन्होंने भी यही बताया। होश में आए उस लड़के को अभी 15 से 20 दिन ही हुए हैं, लेकिन इसके अलावा उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। उसकी फैमिली के बारे में भी नहीं पता चला। लोगों ने बताया कि पिछले 6 सालों से ये दोनों अकेले ही रहते थे और उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके अपने बेटे का इलाज करा रही थी। परमवीर बोला, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो उस बेवकूफ लड़की ने उससे शादी कैसे की जब वो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है? दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे पता चला है कि इस लड़के ने कुछ दिन पहले शिवन्या की जान बचाई थी और उसके बाद ही शिवन्या ने इससे शादी करने का डिसीजन लिया था। ये तो हमें भी नहीं पता कि उनके बीच क्या बात हुई थी, पर इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। ये सुनकर परमवीर का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो बोला, उस पागल लड़की ने मेरे पोते को छोड़कर उस घटिया लड़के से शादी की, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम ये भी पता लगाओ कि वो लोग कौन थे जो उसे और शिवन्या को साथ लेकर गए थे। तभी वो आदमी बोला, शिवन्या मैडम तो अगले दिन ही आ गई थी।
वही उन लोगों के बारे में बता सकती है और अभी तक अर्जुन का कुछ पता नहीं चला कि वो कहां पर है। इस बारे में आपको मिस्टर खुराना ही सब कुछ बता सकते हैं। ये सुनकर परमवीर गुस्से में आग बबूला हो गया, क्योंकि जब से उसे पता चला था कि शिवन्या ने शादी कर ली है, तभी से वो जयदेव खुराना से नाराज था। इवेंट में अर्जुन और शिवन्या की नजदीकियां देखकर उसे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है और इस वजह से अर्जुन से बहुत ज्यादा नाराज था। उसने अब एक डिसीजन ले लिया था कि अब वो अपने पोते की शादी शिवन्या से नहीं करेगा और यही वजह थी कि उसने नरेंद्र की शादी रविंद्र खुराना की बेटी सोनाली से करने का फैसला लिया था। उसी दिन उसे शिवन्या और अर्जुन की शादी के बारे में भी पता चल गया था। अब तो वो किसी भी हाल में अर्जुन को छोड़ने वाला नहीं था। परमवीर गुस्से से चिल्लाया, जितनी जल्दी हो सके मुझे उस लड़के के बारे में सारी जानकारी चाहिए। जरूर कुछ तो ऐसा है जो हमसे छुपा हुआ है। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ चॉपर्स कुछ घंटे की उड़ान के बाद मुंबई पहुंच गए थे। ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई बड़ा मिलिट्री बेस हो और उसके बीच में एक बहुत बड़ा मैंशन बना हुआ था। वहां पर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी थी। कई किलोमीटर तक के एरिया को बड़ी बड़ी दीवारों से घेरा हुआ था। वहां पर कोई भी एंट्री नहीं कर सकता था। ऐसा नजारा अर्जुन ने आज तक नहीं देखा था। वो खुद सोच रहा था कि कहां पर आ गया है। शालिनी उसकी आंखों में देखकर समझ गई थी कि उसके दिमाग में कितने सारे सवाल हैं जो वो शालिनी से पूछना चाहता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके बेटे के सामने ये सब भी आएगा, लेकिन वो मजबूर थी। कुछ ही देर में चॉपर्स उस बड़े से मैंशन के आगे लैंड हुए। चॉपर्स के लैंड होते ही बहुत सारे आदमी उस जगह को कवर करके खड़े हो गए। शालिनी और अर्जुन उस मास्क वाले आदमी के साथ उतरे। इस वक्त उसने मास्क नहीं लगाया था। उन्हें देखकर सभी लोगों ने उन्हें सैल्यूट किया और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। अर्जुन तो हर तरफ नजरें घुमाकर देख रहा था कि वो किस जगह पर है। उसे ये भी टेंशन हो रही थी कि अगर उसकी माँ के साथ यहाँ कुछ भी हुआ तो वो कैसे अपनी माँ को बचाएगा। अर्जुन को ख्यालों में देखकर शालिनी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे मैंशन के अंदर ले गई। जैसे ही वो उस बड़े से मैंशन में अंदर गए, वहां का नजारा देखकर अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस मैंशन का हॉल बहुत ज्यादा बड़ा था और उसमें लग्जूरियस झूमर, एंटीक पीस और चमकदार मार्बल लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अर्जुन किसी स्वर्ग में आ गया हो। तभी उसकी नजरें अपनी माँ पर गईं, जिसके चेहरे पर सिवाय दुख के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उस आदमी ने भी शालिनी की तरफ देखा तो उसे भी दुख हुआ। वो सोच रहा था यहाँ पर आने के बाद शालिनी खुश होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ा आगे बढ़कर वो लिफ्ट में चले गए। लिफ्ट 5वें फ्लोर पर रुकी और उसके बाद वे लिफ्ट से आगे की तरफ बढ़ गए। तभी शालिनी की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो उनकी तरफ ही आ रहा था। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने शालिनी को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। वो अटकती हुई आवाज में बोला, शालिनी बेटिया, तुम कैसी हो? शालिनी बोली, दीवान काका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप काफी बूढ़े हो गए हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, हाँ बेटी, वक्त के साथ तो बुढ़ापा आएगा ही। लेकिन वो शालिनी को देखकर भी दुखी हो रहा था। उसको देखकर पता लग रहा था कि उसने लाइफ में कितने दुख सहे हैं। उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर गरीबी की मार साफ साफ देखी जा सकती थी, जैसे कि उसे कुछ खाने को ही नहीं मिलता हो। तभी शालिनी बोली, काका, इससे मिलिए, ये मेरा बेटा अर्जुन है। अर्जुन ने भी आगे बढ़कर उनके पैर छुए, क्योंकि उसकी माँ उस बूढ़े आदमी से बहुत ही तमीज के साथ बात कर रही थी, इसलिए उसने भी उनका आदर किया। अर्जुन को देखकर उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, कितना प्यारा बच्चा है,
और उसने अर्जुन को गले से लगा लिया। अर्जुन ने पूछा, मॉम, ये कौन है? शालिनी बोली, इन्हें तुम नाना जी कहकर बुला सकते हो। अपनी मॉम की बात सुनकर अब तो अर्जुन को 100% यकीन हो गया था कि वो सच में अपनी माँ की फैमिली में आया था। अगर उसकी माँ इतनी बड़ी फैमिली से थी तो आज तक वो ऐसी लाइफ क्यों जी रही थी? उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। तभी दीवान काका खुशी खुशी बोले, अर्जुन बेटा, मैंने जिस शालिनी को अपनी गोद में खिलाया था, आज उसका बेटा इतना बड़ा हो गया है। तभी उनके साथ आया वो आदमी बोला, काका, क्या इस वक्त हम पापा से मिल सकते हैं? ये सुनते ही दीवान काका की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, अगर तुम कुछ घंटे और लेट हो जाते तो शायद ही उनसे मिल पाते। जल्दी चलो, पहले उनसे मिलो। ये सुनकर शालिनी को बहुत दुख हुआ। वो किसी तरह से अपने आंसू रोके हुए थी। वो अपने आप को कमजोर दिखाना नहीं चाहती थी। उसके बाद दीवान काका खुद उन्हें एक लग्जूरियस रूम में ले गए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में आ गए हों। उस कमरे में सारी फैसिलिटीज मौजूद थी और एक डॉक्टर की टीम भी थी जो उन्हें ऑब्जर्व कर रही थी। जैसे ही शालिनी की नजर बिस्तर पर पड़े शख्स पर गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने कदम तो आगे बढ़ा रही थी, लेकिन उसके पैरों में इतनी जान नहीं बची थी कि वो उस बूढ़े आदमी के पास जा सके। लेकिन तभी मास्क मैन ने शालिनी का हाथ पकड़ा और उस बूढ़े आदमी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस वक्त उस बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें बंद थीं। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और साइड में लगी मशीनों में बीप की आवाज सुनाई दे रही थी। उस बूढ़े आदमी की कंडीशन बहुत ज्यादा ही खराब थी। शालिनी ने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसा भी कुछ देखेगी। उसने अपने मुंह से कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। अर्जुन भी शालिनी के साइड में आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा। शालिनी जोर जोर से रोने लगी। वो रुआंसी आवाज में बोली, पापा। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तभी हिम्मत करके शालिनी ने दूसरी बार थोड़ी तेज आवाज में उसे पुकारा तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अपने सामने शालिनी को देख उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें छलक आईं। तभी उसने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और शालिनी को अपने पास बैठने के लिए हाथों से इशारा किया। शालिनी ने जल्दी से वहां पर बैठकर अपने पापा का हाथ पकड़ लिया। वो रोते हुए बोली, आपको क्या हुआ? वो बूढ़ा आदमी बोलने की कोशिश करते हुए धीरे से बोला, मैंने तुम्हारे साथ जो किया, मुझे उसी की सजा मिल रही है। शालिनी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने पापा से करती थी, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि उसे अपनी फैमिली से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। इस पर शालिनी बोली, पापा, आपकी कोई गलती नहीं थी। आपने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। आज भी शालिनी को अपनी गलती मानते देख उस आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से सांस ले रहा था। तभी डॉक्टर बोला, आपको ऑक्सीजन मास्क लगा लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर की बात सुन उसने उसे घूर कर देखा तो वो पीछे हट गया। तभी शालिनी बोली, पापा, आप पहले ऑक्सीजन मास्क लगा लीजिए, मैं तो यही हूं ना। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, अब मुझे इस मास्क की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं चाहता हूं कि मेरी सांस रुकने से पहले तुम मुझे माफ कर दो। शालिनी ने यह सुनकर अपने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, पापा, मैं आपसे नाराज ही नहीं थी तो माफी किस बात की? आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? मैं आपके पास ही हूँ, दोबारा ऐसा मत बोलना और अब जल्दी से मास्क लगा लीजिए। उसके पापा आगे बोले, इतने सालों से मैं इसी वक्त का
इंतजार कर रहा था। तुम अब जाकर मुझे मिली हो और तुम चाहते हो कि अभी भी मैं मास्क लगाए हुए बिस्तर पर पड़ा रहूं। अब मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई है। बस एक बार अपने मुंह से बोल दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया, ताकि मैं चैन से इस दुनिया से जा सकूं, क्योंकि अब मुझसे ये बोझ सहन नहीं होता। शालिनी गुस्से से बोली, अगर आपने दोबारा ऐसी बात की तो मैं आपसे सच में नाराज हो जाऊंगी। और अभी तो मैंने आपको आपके नाती से भी नहीं मिलवाया। ये कहते हुए उसने अर्जुन को इशारा किया। आखिर अर्जुन के नाना जी ने अपनी बेटी शालिनी को घर से क्यों निकाला था? नाना जी से मिलने के बाद क्या अर्जुन की जिंदगी बदलने वाली है? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ ड्रैगन का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। इस वक्त शालिनी और अर्जुन बूढ़े आदमी के आसपास आकर बैठ गए थे। अर्जुन को देखकर उसके नाना जी खुशी से बोले, ये तो मुझ पर ही गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं जवान परीक्षित आर्य को देख रहा हूँ। शालिनी मुस्कुराई, हाँ पापा, ये आप पर ही गया है। अब आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अभी तो आपको अर्जुन से भी बहुत सारी बातें करनी है। अचानक वहां पर लगे हुए मॉनिटरिंग डिवाइस तेज आवाज के साथ बीप बीप करने लगे और बूढ़े आदमी की सांसें उखड़ने लगी। ये देखकर वहां पर खड़े सभी लोग डर गए। उस बूढ़े आदमी की सांस लंबी होने लगी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और अपने हाथ से एक अंगूठी निकालकर अर्जुन के हाथ में पहना दी। ये देखकर कमरे में खड़े सभी लोगों की आंखें बड़ी हो गईं। किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन वहीं उस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो अर्जुन और शालिनी को वहां पर लेकर आया था। शालिनी घबराते हुए बोली, पापा जी, अर्जुन ये नहीं ले सकता। अपनी माँ की बात सुनकर अर्जुन ने जल्दी से उस अंगूठी को अपनी उंगली से निकालना चाहा। तभी वो आदमी बोला, शालिनी, आखिरी समय में मेरे फैसले का अनादर मत करो। इतना कहते हुए उस आदमी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। ये देखकर शालिनी और बाकी लोग घबरा गए। शालिनी रोते हुए बोली, पापा, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, बस आप ठीक हो जाइए। इतना कहकर उसने अपने हाथ से बूढ़े आदमी का ऑक्सीजन मास्क चेहरे पर लगा दिया। लेकिन तभी जो मशीन बूढ़े आदमी की हेल्थ को मॉनिटर कर रही थी, उनमें से तेज तेज बीप बीप की आवाज सुनाई देने लगी। सभी को समझते देर नहीं लगी कि क्या हो रहा है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी डॉक्टर बोला, सत्यम जी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये कभी भी हमें छोड़कर जा सकते हैं। ये सुनना उन सब के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अर्जुन ये और नहीं देख सकता था। उसे अभी तो पता चला था कि बिस्तर पर लेटा हुआ वो आदमी उसका नाना है। वैसे तो वो बहुत कुछ जानना चाहता था, पर अभी सही समय नहीं था। इसलिए उसने थोड़ी तेज आवाज में बोला, डॉक्टर, इन्हें कुछ नहीं होगा। सभी ने सोचा कि अर्जुन बहुत ज्यादा भावुक हो गया है। तभी सत्यम ने आगे बढ़कर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मुझे पता है तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अभी तुम्हें अपनी माँ को संभालना चाहिए। उनकी हालत तो देखो। अर्जुन ने उनकी बातें बीच में काटते हुए बोला, मैंने कहा ना, इन्हें कुछ नहीं होगा। अर्जुन के पास एक छोटा सा बैग था। इतना बोलने के बाद उसने अपने बैग से चांदी की सुई निकाली जो डॉक्टर रितेश खन्ना ने उसे दी थी। सत्यम चिंतित स्वर में बोला, अर्जुन बेटे, तुम क्या करने की सोच रहे हो? अर्जुन बोला, आप सभी को यहाँ से बाहर निकालिए और बस कुछ देर इंतजार कीजिए। तभी डॉक्टर आगे बढ़कर अर्जुन को देखकर उलझन भरे स्वर में बोला, क्या तुम डॉक्टर हो? अर्जुन शांत स्वर में बोला, नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ये सुनकर डॉक्टर गुस्से से चिल्लाया, तो फिर तुम ये क्या कर रहे हो? अर्जुन बोला, मुझे पता है कि इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ये सुनकर डॉक्टर को
थोड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट था और पूरे वर्ल्ड में उस डॉक्टर का नाम बहुत ज्यादा मशहूर था। अगर किसी पेशेंट को बचाने की 1% भी संभावना होती थी तो वो उसे 100% में बदलने का दम रखता था। लेकिन इस वक्त परीक्षित आर्या के केस में 1% भी संभावना नहीं थी और एक नौजवान लड़का उनके सामने कह रहा था कि वो उन्हें बचा सकता है। ये बात डॉक्टर को अच्छी नहीं लगी। डॉक्टर नाराज स्वर में बोला, बच्चे तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम्हारी सिचुएशन क्या है। अगर इनके बचने का 1% भी चांस होता तो मैं इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता। अर्जुन सत्यम जी से गंभीर स्वर में बोला, आप माँ और बाकी सभी लोगों को लेकर यहाँ से बाहर जाइए, मुझे डॉक्टर से कुछ बात करनी है। सत्यम जी तो पहले ही अपने पापा की हालत देखकर बहुत दुखी थे और उनकी बड़ी बहन की हालत भी खराब थी। कितने सालों से वो अपनी बहन से मिलने का इंतजार कर रहा था और आज वो मिला तो उसे इतनी बुरी खबर मिली। लेकिन वो घर का बड़ा बेटा होने के साथ साथ और ज्यादा समझदार था, इसलिए उसने शालिनी को कंधे से पकड़कर उठाया और सांत्वना भरे स्वर में बोला, दीदी अभी भी डॉक्टर पापा का इलाज कर रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना चाहिए और हमें बाहर चलकर इंतजार करना चाहिए। उसके बाद दीवान काका और वो दोनों उस कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद अर्जुन डॉक्टर से बोला, डॉक्टर हमारे पास अभी भी एक चांस है। इस वक्त हमारे पास बहस करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे पता है इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। डॉक्टर को उसकी बात ठीक लगी। फिर उसने उलझन भरे स्वर में पूछा, ठीक है, लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? तभी अर्जुन ने अपने बॉक्स से चांदी की सुई निकाली और गंभीर स्वर में बोला, पेशेंट के कपड़े उतारिए। डॉक्टर ने अपनी टीम के लोगों से ऐसा करने को कहा। फिर अर्जुन ने चांदी की सुई लेकर सबसे पहले उनके सीने पर 2 सुई लगाई और फिर उसने एक एक करके हाथ की हथेलियों में, पैरों के तलवों में और पेट के बीचों बीच भी एक सुई लगाई। उसके बाद जैसे ही अर्जुन ने आखिरी सुई सिर के पीछे लगाई तो उनकी सांसें बिल्कुल धीमी हो गई और उनका शरीर भी ठंडा पड़ने लगा। हार्ट रेट हर सेकंड के साथ डाउन हो रहा था। डॉक्टर अवस्थी ये देखकर घबरा गए। वो घबराते हुए बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी हार्ट बीट धीमा होना बंद हो गई और वो लगातार एक ही जगह पर रुक गई, जैसे किसी ने हार्ट बीट को फ्रीज कर दिया हो। कुछ देर तक डॉक्टर ने भी हार्ट बीट और बीपी के मेजरमेंट को ऑब्जर्व किया और ये देखकर वो भी हैरान हो गए। अर्जुन गंभीर स्वर में बोला, आप इनके ऑक्सीजन लेवल पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इनकी हेल्थ को देखकर लग रहा है जैसे कि कई साल पहले ही इनकी जीने की इच्छा खत्म हो गई है, जिसकी वजह से इन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। कई सालों तक प्रॉपर डाइट न मिलने की वजह से ये पैरालाइज हो गए थे। अब इनके इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज होने लगे हैं। डॉक्टर अवस्थी गुस्से में झल्लाया, तुम मेरी बात क्यों दोहरा रहे हो? ये मैं पहले ही सभी को बता चुका हूँ। डॉक्टर अवस्थी को नहीं पता था कि ये लड़का आज ही यहाँ पर आया है। वो तो सोच रहा था कि ये उनकी फैमिली का कोई सदस्य है जो उनके बारे में पहले ही सब कुछ जानता है। अर्जुन शांत स्वर में बोला, ठीक है डॉक्टर, तो अब आपको ऑक्सीजन लेवल का ध्यान रखना है, क्योंकि बीच बीच में आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना भी पड़ेगा। उसके बाद अर्जुन ने अपना एक हाथ अपने नाना जी के सीने के बीचों बीच रख दिया और दूसरा हाथ उनके माथे पर रख दिया। डॉक्टर अवस्थी भी देख रहा था कि ये लड़का क्या करना चाह रहा है। उसने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा था। दरअसल इस समय अर्जुन महत्वपूर्ण एक्यूपंक्चर पॉइंट दबा रहा था, जिसकी वजह से शरीर में खून का बहाव बढ़ने लगा। अभी तक जो बीपी बिल्कुल लो हो गया था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। जहां जहां अर्जुन ने सुई लगाई थी उसके पास के एक्यूप्रेशर पॉइंट को वो दबाने लगा। ऐसा करते हुए उसे 1 घंटा हो गया था और उसके चेहरे पर भी पसीना साफ साफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर अवस्थी भी कभी हार्ट बीट बढ़ती हुई देखता तो कभी ऐसा लगता जैसे कि वो बिल्कुल ही डाउन हो गई है। लेकिन जिस लेवल पर अर्जुन ने पहले अपने नाना की हार्ट बीट को स्थिर किया था
वो उससे नीचे नहीं गई। कई बार तो डॉक्टर अवस्थी भी डर गया कि अब तो ये नहीं बचेंगे, और उसी समय उसे ऑक्सीजन का लेवल हाई करना पड़ता। तभी परीक्षित आर्या की सांस बढ़ने लगती। डॉक्टर अवस्थी ने यही प्रक्रिया कई बार दोहराई। देखते ही देखते उन्हें 2 घंटे बीत गए। डॉक्टर अवस्थी ये देखकर हैरान था कि मिस्टर आर्या अब भी जिंदा है, क्योंकि जैसी उनकी हालत थी, उन्हें देखकर यही लग रहा था कि वो मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं जी पाएंगे। और इस समय उन्हें 2 घंटे हो गए थे। अभी भी वक्त धीरे धीरे बढ़ रहा था। डॉक्टर अवस्थी को अर्जुन पर थोड़ा बहुत भरोसा होने लगा था। सबसे ज्यादा हैरानी तो उसे अर्जुन की स्पीड से हो रही थी कि कैसे वो फुर्ती में एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दबाव डाल रहा था। इस वक्त अर्जुन भी बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहा था। उसने इस प्रक्रिया में अपने शरीर की हद से ज्यादा एनर्जी खर्च कर दी थी। धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद होने लगी। बस ट्रीटमेंट खत्म होने ही वाला था, और आखिर में अर्जुन ने एक जोरदार हथेली सीने के बीचों बीच मारी। इसके तुरंत बाद ही परीक्षित आर्या की सांस रुक गई। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गया। उसने नहीं सोचा था कि अर्जुन परीक्षित आर्या पर ऐसा अटैक करेगा। डॉक्टर गुस्से में चिल्लाया, ये तुमने क्या किया? इससे पहले कि वो अर्जुन को कुछ कह पाता, अर्जुन वहीं साइड में बेहोश होकर गिर गया। डॉक्टर अवस्थी तो ये देखकर ही परेशान हो गया था कि वो क्या करे। एक तरफ तो परीक्षित आर्या की सांस रुक गई थी, और दूसरी तरफ अर्जुन भी बेहोश हो चुका था। लेकिन उसे ये खबर तो बाहर देनी थी। अब तक हॉस्पिटल के बाहर सभी आ चुके थे। शालिनी के छोटे भाई सत्यम की पत्नी मेघा आर्या, उनकी बेटी काव्या जो 18 साल की थी, और सबसे छोटे भाई अभय, उनकी पत्नी अंकिता, छोटा बेटा राज जो 16 साल का था। अभय आर्या की बड़ी बेटी भी 18 साल की थी। उसका नाम ईशा था। ईशा और काव्या दोनों एक ही कॉलेज में थी। ईशा और गौतम को छोड़कर सभी मौजूद थे। गौतम सत्यम का बड़ा बेटा था, जिसकी उम्र 21 साल थी, और उसने हाल ही में कॉलेज पास आउट किया था। जब उन सभी ने वहां आने के बाद इंटेंसिव केयर यूनिट के बाहर बैठी हुई शालिनी को देखा, तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं था जब शालिनी को उस घर में याद न किया जाता हो। अभय ने भी शालिनी को देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं, और उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। उन सबको देखकर शालिनी अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। अभय धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, और अचानक से उसने शालिनी को गले लगा लिया। उसने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोला। दरअसल जब शालिनी घर छोड़कर गई थी, उस समय अभय ने बिजनेस में कदम ही रखा था। वो बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। जब वो घर आया तो उसे पता चला कि उसकी बड़ी बहन को घर से निकाल दिया गया है। तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, और धीरे धीरे उसे अकेलापन महसूस होने लगा। शादी के बाद भी उसने अपने आप को बिजनेस में व्यस्त कर लिया। वो एक एक दिन अपनी बड़ी बहन को याद करके गुजारा करता था, लेकिन कभी भी उसका ये दर्द उसके दिल से बाहर नहीं निकला था। जो हंसने वाला अभय था, उसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा ही दिखाई देता था। आर्या फैमिली में सभी उससे डरते थे। चारों बच्चों में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि अभय की एक बात को भी टाल सके, क्योंकि उसका गुस्सा ही कुछ ऐसा था। वहीं काव्या और राज के साथ साथ सभी अभय आर्या को देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी ने भी आज तक उसे इतना इमोशनल नहीं देखा था। आज उसकी आंखों से आंसू झलक आए थे। शालिनी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मेरा शैतान अभय कितना बड़ा हो गया है। इतना सुनते ही उसके आंसू झरने की तरह बहने लगे। वहीं अभय की पत्नी अंकिता और बाकी लोग अभय को ऐसे देखकर शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि अभय आर्या इमोशनलेस था। आज तक कभी भी किसी ने उसे इस हाल में नहीं देखा था। शालिनी बोली, अब रोना बंद कर, तू तो आज भी बच्चों की तरह ही रोता है। इतना कहकर शालिनी ने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे।
सत्यम को पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। उसे पता था कि आज भी अभय बिना किसी को पता चले शालिनी की तलाश कर रहा था। यही वजह थी कि उसने यहाँ आने से पहले ही अभय को मैसेज कर दिया था कि पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि वो अब कुछ ही घंटे के मेहमान हैं। लेकिन तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तो उम्मीद है तुम जल्दी से आ जाओगे। दरअसल जब उसे पता चला था कि उसके पापा ने उसकी बहन को घर से निकाल दिया है, तो वो सबसे ज्यादा नाराज परीक्षित आर्या से ही हुआ था। शालिनी के आर्या फैमिली से जाने के बाद उनके घर की खुशियों पर ग्रहण लग गया था। जब अभय ने इतने सालों बाद अपनी बड़ी बहन को देखा, तो उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगी। कैसे हमेशा उसकी बहन उसे परीक्षित आर्या से बचाने के लिए लड़ जाया करती थी। हमेशा उसकी शरारतें इतनी बड़ी होती थीं, जिनकी कोई माफी नहीं थी। लेकिन फिर भी शालिनी के होते हुए उसे सत्यम और परीक्षित में से कोई भी हाथ नहीं लगा सकता था। अभय को रोते देखकर शालिनी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। आखिर क्या वजह थी जिससे शालिनी को आर्या फैमिली से निकाल दिया गया था? क्या अर्जुन अपने नाना जी का ट्रीटमेंट करने में सफल रहेगा? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ